पिछले वाले ई लेक्चर में हम लोग उत्पादन लागत से संबंधित सिद्धांत पर चर्चा कर रहे थे। आज हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार में कीमत तथा उत्पादन से संबंधित बातों का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम बात आती है कि अर्थशास्त्र में बाजार से अभिप्राय किस प्रकार दिया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि बाजार से अभिप्राय किसी विशेष स्थान से नहीं, बल्कि उस पद्धति से है जिसके द्वारा किसी वस्तु के क्रेता तथा विक्रेता एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। अर्थशास्त्रियों ने दो आधारों पर बाजार का वर्गीकरण किया। नंबर 1, किसी उद्योग में फर्मों की संख्या। नंबर 2, फर्म के उत्पादन की समरूपता तथा विभेदीकरण। उपरोक्त दोनों आधारों पर बाजारों का सामान्य 3 भागों में वर्गीकरण किया जाता है। नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता। नंबर 2, एकाधिकार। और नंबर 3, अपूर्ण प्रतियोगिता, जिसके अंतर्गत एकाधिकारी प्रतियोगिता, अल्पाधिकार तथा द्वैधाधिकार शामिल होते हैं। अब हम इस चार्ट के द्वारा बाजार के प्रकार की बात कर रहे हैं। हमने जैसा कि ऊपर पढ़ा, बाजार का जो विभाजन है वह पूर्ण प्रतियोगिता, अपूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार के अंतर्गत बताया गया। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम जानते हैं कि क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या होती है जो समरूप वस्तुएं बेचते हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एकाधिकारी प्रतियोगिता, जिसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन भी कहते हैं, और अल्पाधिकार। एकाधिकारी प्रतियोगिता के अंतर्गत क्रेताओं तथा विक्रेताओं की बड़ी संख्या जो विभेदीकृत वस्तुएं बेचते हैं। और अल्पाधिकार के अंतर्गत ओलिगोपोली, इसके अंतर्गत थोड़ी सी संख्या में स्वतंत्र विक्रेता तथा बहुत से क्रेता होते हैं, अर्थात यहाँ क्रेताओं की तुलना में विक्रेता कम होते हैं। और तीसरा प्रकार का एकाधिकार, मोनोपोली, इसके अंतर्गत केवल एक विक्रेता जो ऐसी वस्तुओं की बिक्री करता है जिसके कोई निकटतम स्थानापन्न नहीं होते तथा बहुत से क्रेता होते, अर्थात वस्तु के खरीदार बहुत होते हैं और विक्रेता वो केवल अकेला होता है। इस तरह से हम तीनों प्रकार के बाजारों के बारे में बता रहे हैं। इस तरह से हमने देखा कि इस ग्राफ के द्वारा 3 तरह के बाजार के बारे में संक्षिप्त में बताया गया। अब बात करें कि नंबर 1, पूर्ण प्रतियोगिता की क्या अर्थ है, इसकी क्या परिभाषा है, क्या इसकी विशेषताएं होती हैं। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं पूर्ण प्रतियोगिता के अर्थ के लिए। हम जानते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग फर्मों के बीच पाई जाने वाली प्रतिद्वंद्विता के लिए किया जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में प्रतियोगिता शब्द का प्रयोग बाजार के प्रतियोगी ढांचे के लिए किया गया है। बाजार के प्रतियोगी ढांचे से अभिप्राय फर्म द्वारा बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति से है। एक फर्म की बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति जितनी कम होती है, बाजार उतना ही अधिक प्रतियोगी होता है। जब फर्मों की बाजार कीमत को प्रभावित करने की शक्ति 0 होती है तो बाजार का ढांचा पूर्ण प्रतियोगी होता है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में फर्मों के बीच में कोई प्रतिद्वंद्विता नहीं होती, क्योंकि कोई भी फर्म अपने निर्णयों द्वारा बाजार कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। इस तरह से हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत फर्म बाजार को प्रभावित नहीं कर पाती।
अब इसकी परिभाषा की बात करें तो विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने आप परिभाषाएं दी है। जैसे प्रोफेसर लेफ्टविच के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह अवस्था है जिसमें एक सी वस्तुओं को बेचने वाली बहुत सी फर्में होती हैं और इनमें कोई एक फर्म संपूर्ण बाजार की तुलना में इतनी बड़ी नहीं होती है कि बाजार कीमत को प्रभावित कर सके। अर्थात लेफ्टिविच के अनुसार बाजार में एक फर्म की शक्ति बहुत कम होती है, वह बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर पाती। दूसरे विद्वान विलास के शब्दों में पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषता है अधिक संख्या में फर्मों की उपस्थिति। ये फर्में समरूप वस्तुओं की बिक्री करती हैं। विक्रेता कीमत लेने वाला होता है, न कि तय करने वाला। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोफेसर विलास के अनुसार कि बहुत सी फर्में यानी कि बहुत ज़्यादा फर्में समरूप वस्तुओं का विक्रय करती हैं और विक्रेता केवल कीमत को लेने वाला होता है, उसको तय करने वाला नहीं होता। कहने का तात्पर्य हुआ एक फर्म कीमत को तय नहीं कर पाती है। प्रोफेसर लिम चोंग वा के अनुसार पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसमें बहुत से विक्रेता तथा क्रेता हैं, समरूप वस्तुएं हैं, उद्योग में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है, बाजार की वर्तमान दशाओं का क्रेताओं तथा विक्रेताओं को पूर्ण ज्ञान होता है तथा वैकल्पिक प्रयोगों के उत्पादन के साधनों की स्वतंत्र गतिशीलता होती है। तो हम सभी परिभाषाओं को मिलाकर के अगर सामान्य परिभाषा की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की वह स्थिति है जिसके अंतर्गत बहुत अधिक फर्में विद्यमान होती हैं, बहुत अधिक क्रेता होते हैं। फर्मों को और क्रेताओं को अर्थात क्रेता और विक्रेताओं को बाजार की दशाओं का पूर्ण ज्ञान होता है, वस्तुएं बिल्कुल समरूप होती हैं और साधन की गतिशीलता पूर्ण स्वतंत्र होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं और फर्मों के बाजार में प्रवेश करने और बाजार छोड़कर जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्रताएं पाई जाती हैं। इस तरह की जिस बाजार में विशेषताएं हों या लक्षण हों उसे हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। अब बात करें पूर्ण प्रतियोगी बाजार की विशेषताओं की, तो जो इसके परिभाषा में बताए गए हैं कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार वह होता है, तो जो इसके परिभाषा में बताए गए उन चीज़ों को ही हम इसकी विशेषताओं के अंतर्गत लेते हैं। जैसे नंबर 1 क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या परंतु छोटा आकार। नंबर 2 समरूप वस्तुएं, स्वतंत्र निर्णय, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना, बाजार का पूर्ण ज्ञान, साधनों की पूर्ण गतिशीलता, यातायात लागतों का अभाव। ये एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार की प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। अब इन विशेषताओं को हम क्रमशः बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं की अधिक संख्या परंतु छोटा आकार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में किसी वस्तु के विक्रेता तथा क्रेता काफ़ी संख्या में होते हैं, परंतु प्रत्येक क्रेता व प्रत्येक विक्रेता वस्तु के संपूर्ण बाजार की तुलना में इतना छोटा होता है कि वह अपनों द्वारा खरीदी अथवा बेची जाने वाली वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। एक विक्रेता कुल पूर्ति की इतनी थोड़ी मात्रा बेचता है कि यदि वह बाजार से बिल्कुल हट जाए तो कुल पूर्ति में इतनी कमी नहीं आएगी कि कीमत बढ़ जाए। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि एक बाजार के अंतर्गत फर्म के निर्णयों का बाजार की कीमत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म की मांग वक्र पूर्णतः लोचदार
होती है। इसका कारण यह है कि वस्तु की प्रचलित कीमत पर फर्म कितना भी उत्पादन बेच सकती है। फर्म यह निर्धारित कर सकती है कि बाजार कीमत पर वह उत्पादन की कितनी मात्रा बेचेगी। अतएव पूर्ण प्रतियोगी फर्म कीमत लेने वाली तथा उत्पादन तय करने वाली होती है। इसी प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में एक क्रेता वस्तु की कुल पूर्ति की इतनी कम मात्रा खरीदता है कि वह अपनी मांग में परिवर्तन करके वस्तु की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। दूसरी विशेषता है समरूप वस्तुएं। पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी मान्यता यह है कि एक विशेष किस्म की वस्तु के सभी विक्रेता उसकी एक सी ही इकाइयां बेचते हैं, अर्थात वस्तुओं में किसी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, किसी तरह से भेद नहीं होगा। उसकी पैकिंग में, उसके स्वाद में, सब तरह से वस्तुएं समरूप होंगी। इसका महत्वपूर्ण परिणाम यह होता है कि क्रेताओं के लिए एक विक्रेता की वस्तु को दूसरे विक्रेता की वस्तु से अधिक पसंद करने का कोई कारण नहीं होता। एक विक्रेता का उत्पादन दूसरे विक्रेता के उत्पादन का पूर्ण स्थानापन्न होता है। यदि कोई फर्म अपने उत्पादन के बाजार कीमत से अधिक कीमत पर बेचती है तो वह अपने सारे ग्राहक दूसरी फर्मों को खो देगी। उसके सारे ग्राहक उन दूसरी फर्मों से वस्तुएं खरीदने लगेंगे जो बाजार कीमत पर अपना उत्पादन बेच रहे हैं। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों का उत्पादन समरूप होता है, इसलिए फर्मों को कोई बिक्री लागत नहीं लगानी पड़ती, अर्थात विज्ञापन तथा प्रचार पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। कहने का तात्पर्य है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत वस्तुएं समरूप होती हैं, किसी तरह से कोई एडवर्टाइजमेंट अर्थात सेलिंग कॉस्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरी जो विशेषता है स्वतंत्र निर्णय। पूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता तथा विक्रेता किसी भी वस्तु के क्रय विक्रय से संबंधित प्रतिबंधों से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। विक्रेताओं तथा क्रेताओं में वस्तु की उत्पादन मात्रा तथा कीमत के संबंध में कोई समझौता नहीं होता। क्रेताओं का भी केवल किसी एक विशेष विक्रेता के उत्पादन को खरीदने का आकर्षण नहीं होता। सरकार भी इस संबंध में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, अर्थात कोई प्रतिबंध नहीं होता। कहने का तात्पर्य यह है फर्म के प्रवेश करने और फर्म को उस बाजार को छोड़कर जाने के लिए पूर्ण स्वतंत्र होती है, किसी तरह का कोई रोक टोक। नेक्स्ट है फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश व छोड़ना। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में दीर्घकाल में किसी उद्योग में कोई भी फर्म प्रवेश कर सकती है अथवा पुरानी फर्म उद्योग को छोड़ सकती है। फर्मों के प्रवेश पर किसी प्रकार का कानूनी या सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि उद्योग में लाभ की संभावना होती है तो नई फर्में उद्योग में आसानी से प्रवेश कर सकती हैं। इसके विपरीत यदि हानि की संभावना होती है तो पुरानी फर्में उद्योग छोड़ करके जा सकती हैं। नेक्स्ट है पूर्ण ज्ञान। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता तथा क्रेताओं को संबंधित कीमतों की पूर्ण जानकारी होती है। क्रेताओं को बाजार में प्रचलित सभी कीमतों का ज्ञान होता है। वे किसी भी वस्तु की बाजार कीमत से अधिक कीमत नहीं देंगे। विक्रेता बाजार कीमत से कम कीमत पर उत्पादन नहीं बेचेंगे। परिणाम स्वरूप बाजार में किसी वस्तु का एक ही कीमत प्रचलित होती है। विशुद्ध अर्थों में पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेताओं तथा क्रेताओं को भविष्य, भूत तथा वर्तमान के निश्चित ज्ञान होता है, अतएव बाजार में कोई अनिश्चितता नहीं पाती है। नेक्स्ट है पूर्ण गतिशीलता। पूर्ण प्रतियोगिता की अन्य विशेषता यह है कि इसके अंतर्गत सभी साधन पूर्णतः गतिशील होते हैं। साधनों के प्रवेश या उसे छोड़ने के योग्य होते हैं। नेक्स्ट है यातायात लागतों का अभाव। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अन्य विशेषता यह है कि विक्रेता तथा क्रेता वस्तुओं के विनिमय पर कोई खर्च नहीं करते। अन्य शब्दों में कोई यातायात लागत नहीं होती। चूँकि यह मान लिया जाता है कि पूर्ण प्रतियोगिता में सभी फर्मों की बाजार में समान पहुंच होती है, इसलिए उन्हें कोई यातायात लागत खर्च नहीं करनी पड़ती। वस्तु की बाजार में समान कीमत रखने के लिए यह मान्यता। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये जो मान्यताएं बताई गई हैं
या ये जो लक्षण बताए गए हैं ये एक पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं होती हैं। इन विशेषताओं को रखने वाले बाजार की अवस्था को हम पूर्ण प्रतियोगी बाजार कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन अगले वाले बताएंगे आपको शुद्ध प्रतियोगिता और पूर्ण प्रतियोगिता में क्या संबंध है और पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। थैंक यू।